हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 17 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में हम दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम। और दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे न छोड़ें के लिए एक अनुस्मारक के रूप में खाद्य दिवस। आगे बढ़ने से पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलर आता रहे। और हाँ, इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम। लिज ट्रुस seems to have gutatory fortunes with her wrong priorities। लिज ट्रस ने अपनी गलत प्राथमिकताओं के साथ टोरी भाग्य को बर्बाद कर दिया है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से लगातार यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक दिशा में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो कहीं से भी दूरदर्शी नहीं लगते हैं और निकट भविष्य में भी उनसे हानि देखने को ही मिल रही है। इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री लिज ट्रस की बात कही जा रही है, जब कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन के हटने के बाद इनको एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के साथ साथ यूके की अर्थव्यवस्था में भी जान फूंक देंगी, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जिस तरीके से ये आर्थिक नीति पर लगातार अपने फैसले ले रही हैं वो और भी चिंता का विषय बन रहा है। पहले से ही वैश्विक तौर पर एक तरफ ऊर्जा संकट खड़ा हो चुका है, महंगाई सबको घेरे हुए है और ऐसे में अब जो आर्थिक नीति पर लगातार लिज ट्रस के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो अस्थिर निर्णय है, यू टर्न निर्णयों पर ले दिया जा रहा है और कहीं पर भी दूरदर्शिता देखने को नहीं मिल रही है। अब जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि यूके को एक हाई ग्रोथ लो कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। अब जिस तरीके से इनके कई सारे फैसले होते हैं बड़े मात्रा में टैक्स की कटौती करने के, और जिसके परिणाम के स्वरूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, उसको बीच में आना पड़ता है और 65 बिलियन यूरो का आपातकालीन बॉन्ड खरीद करने के लिए। अब आगे जिस तरीके से मिस लिज ट्रुस और भूतपूर्व चांसलर क्वासी क्वार्तिंग जो टैक्स रेट, जो इनकम टैक्स वहाँ पर ऑलरेडी यूके में चल रहे थे, वहाँ के जो आयकर के शीर्ष 45% दर, जो 1.5 लाख पाउंड अथवा उससे अधिक की आय पर जो आयकर देते थे, उनमें इतनी बड़ी मात्रा में कटौती इनके द्वारा कर दी जाती है। इनका मानना था कि कटौती करने से अंतोगत्वा ट्रिकल डाउन थ्योरी की वजह से समाज को लाभ मिलेगा, जैसा कि कहीं पर भी नहीं देखने को मिला। आने वाले समय में अप्रैल से दूसरा भी प्रस्ताव है, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है उसमें जो ऑलरेडी उसमें इंक्रीजमेंट हुआ था 19% से 25% जो हुआ था, उसको वापस 19% पे लाने का प्लान है, और जिससे एडिशनल 45 बिलियन जो पाउंड है, ये जो सरकारी वित्त है, इसका अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ जाएगा। अब जिस तरीके से ऑलरेडी पाउंड स्टर्लिंग ऐतिहासिक गिरावट का सामना कर रहा है और जो मॉर्टगेज मार्केट है उसमें भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अब इस तरीके से उबड़ खाबड़ के रास्ते पर जो आर्थिक निर्णय प्रधानमंत्री लिज ट्रुस द्वारा लिए जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय पर वो इंग्लैंड को किस दिशा में और आगे लाकर खड़ा कर देगा। अब जिस तरीके से इन पर अक्षमता का लेबल भी जोड़ा जा रहा है, अब या तो समय खराब है, उनका भाग्य खराब है। अब उम्मीद यही किया जा सकता है कि जिस रास्ते पर लिज ट्रुस आगे बढ़ रही हैं
वो रास्ता अंतो गत्वा प्रधानमंत्री पद पर जो इनकी अवधि है उसको और ज़्यादा कम करता हुआ चला जाएगा। अगले आर्टिकल में बात होगी फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे न छोड़े के लिए एक अनुस्मारक के रूप में खाद्य दिवस। इंडिया कैन लीड द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन इनेबलिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। भारत खाद्य और पोषण सुरक्षा को सक्षम बनाने पर वैश्विक विमर्श का नेतृत्व कर सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से कल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इसमें अभी लगातार खाद्य स्तर पर अगर बात किया जाए तो एक तरफ कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अतिरिक्त जो फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है, इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज, खाद्य इन्फ्लेशन और लगातार इनकी वजह से जो पोषण सुरक्षा में कमज़ोर होती जा रही है, उसकी वजह से दुनिया भर में लगभग आज के समय पे 828 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त खाने को नहीं और 50 मिलियन से अधिक लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं 2030 तक भूख को समाप्त करने की, तब ये तभी संभव होगा जब जो एग्री फूड सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और इसके लिए जो भी एफर्ट हैं वो सामूहिक हों, परिवर्तनकारी कार्रवाई के माध्यम से संभव होगा। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। भारत की अब बात आगे कही जा रही है कि भारत जिस तरीके से लगातार एग्री सेक्टर में एक लीडर के रूप में उभर रहा है, 2021-22 में रिकॉर्ड 49.6 बिलियन का एग्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भारत द्वारा किया जाता है, जो कि 2020-21 से 20% अधिक होता है। किंतु अब जलवायु झटके का सामना भी भारत कर रहा है। आने वाले समय में गेहूं और चावल के उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए अब ये काफ़ी ज़रूरी है कि जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, इन पर फोकस देकर हम अपने जो एग्री प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्टिविटी, इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है 2030 तक आकलन है कि लगभग 1.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में कृषि खाद्य जो प्रणाली है उसको जो बढ़ती हुई आबादी के लिए सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा कि हमारी जो एग्री सिस्टम है, एग्री फूड सिस्टम है, ये और ज़्यादा सुलभ हो और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा व्यापक हो जाए। और ऐसे में जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं, पारंपरिक इनपुट, उनसे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत आ गई है। और जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभावी और टिकाऊ कृषि कृषि खाद्य प्रणाली की तरफ बढ़ना होगा। जलवायु अनुकूलन जो कृषि होती है उसकी तरफ ध्यान देना होगा, जिस तरीके से नहीं सिर्फ भारत अपनी बढ़ती हुई आबादी बल्कि विश्व के लिए भी एक मजबूत कृषि देश के रूप में आगे उभर सके। भारत की आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इसके अलावा जो टारगेटेड पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो कि पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इन सब की वजह से ये देखा जाता है कि भारत में जो फूड सिक्योरिटी नेट है ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक देखने को मिलता है। इवन आज के समय में 100 करोड़ प्लस लोग भारत का जो फूड सिक्योरिटी नेट है उसके अंदर में कवर हो जाते हैं। और सरकार भी लगातार अपने कार्यक्रमों में, अपने नीतियों में सुधार कर रही है और ज़्यादा पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर बात किया जाए जिस तरीके से चावल में लगातार न्यूट्रिशन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता के उपायों को भारत सरकार की तरफ से भी प्रयत्न कर किया जा रहा है कि इनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। आगे बात हो रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पेपर होता है आईएमएफ के द्वारा जिसका शीर्षक होता है पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया स्पेसिफिक पेपर होता है जिसमें बात कही जाती है कि जब 2020 जो कि पैंडेमिक ईयर था, वहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी वजह से, इस जैसी और भी योजना की वजह से जो एक्सट्रीम पोवर्टी होती है, गंभीर गरीबी होती है, उसको सरकार 1% से नीचे रखने में सफल रही। अब आगे ये भी बात हो रही है कि वर्तमान समय में जिस जैसे लगातार जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, खाद्यों का
बहुत ज़्यादा जो खाद होते हैं, केमिकल विशेष तौर पर जो खाद होते हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। पानी का भी उपयोग नॉन जुडिशियस तरीके से किया जा रहा है। इन सब का असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर और साथ साथ में जो भी अनाज होते हैं उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू पर। तो इनको त्वरित रूप से ध्यानाकर्षण करने की ज़रूरत है कि इस क्षेत्रों पे सुधार किया जा सके। और ऐसे में आगे ये भी बात कही जा रही है मिलेट्स, बाजरा की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करेंगे तो बाजरा जैसी फसल कितनी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाती है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। क्योंकि बाजरा की जब बात कही जाती है तो इसमें नहीं बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती, ना बहुत ज़्यादा सूखे से इसको प्रभाव पड़ता है। बेसिकली क्लाइमेट रेजिस्टेंट ये क्रॉप मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है। तो ऐसे में साथ साथ में ये भी होता है कि जो सॉइल होता है जहाँ पर बाजरा की खेती होती है तो सॉइल की भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको भी रिगेन करने में ये मदद करता है। ओवरऑल बाजरा जैसी फसल आबादी और विशेष तौर पर जहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी को अन्न और खाद्यान्न पहुंचाने की आवश्यकता है होती है, ऐसे में बहुत बेहतर विकल्प के रूप में उभरता है। भारत की बात कही जा रही है, भारत मिलेट अथवा बाजरा का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी अपील किया है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जाए। और भारत की बात कही जाती है तो 2020 में दुनिया भर में जितने भी बाजरा उत्पादन हुआ था उसका 41% भारत में ही उत्पादन होता है। आगे ये बात कही जा रही है कि बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए पोषण और टिकाऊ कृषि को संबोधित करने के लिए बाजरा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और ऐसे में जब बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, सतत विकास लक्ष्यों की, और वहाँ पर जब हम हंगर एंड की बात करते हैं तो यहाँ पर बाजरे का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनकर उभर जाता है। और इस सब के अलावा जैव विविधता को बढ़ाने में भी बाजरा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में जो मझले छोटे किसान होते हैं उनके लिए भी बाजरा काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो जाता है। और साथ साथ में जो ग्रामीण महिला कृषक जो होती हैं उनके लिए भी बाजरा काफ़ी उपयोगी रहता है। अब तेजस्विनी प्रोग्राम की बात कही गई है। बेसिकली ये प्रोग्राम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मदद से चलाया गया था मध्य प्रदेश में। और इसमें ये पाया गया कि बाजरे के उत्पादन करने से वहाँ पर 10 गुना तक का आय में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो जहाँ पर रेनफॉल वर्षा उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, बहुत सारे फसल नहीं टिक सकते, वहाँ पर भी बाजरा जैसा फसल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। और ऐसे में ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जब पोषण सुरक्षा की बात कही जाए, खाद्य को और ज़्यादा विस्तृत बनाने की बात कही जाए और साथ साथ में अधिक लचीला, टिकाऊ और क्लाइमेट रेजिलेंट जब हम खेती की बात करते हैं तो बाजरा जैसा पौष्टिक देशी खाद्य पदार्थों के उत्पादन खपत को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इन सब के साथ साथ में वैश्विक और क्षेत्रीय जब हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की बात करते हैं, ग्लोबल और रीजनल जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इसको उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है कि और भी ज़्यादा जो नीति निर्माता है उनका ध्यान इस क्षेत्र पर जाए। लोगों की सामूहिक जो प्रयत्न है वो भी इसको मजबूत करने की तरफ देना चाहिए। क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने घरेलू जब समाधान की बात करते हैं तो उसमें खाद्य और पोषण सुरक्षा पर वैश्विक विमर्श का नेतृत्व कर सकता है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत एक लीडिंग एक्सपोर्टर के रूप में एग्री प्रोडक्ट की विशेष तौर पर बात हो रही है कि सामने उभर कर आ रहा है। तो ऐसे में जब चाहे वो पूरे दुनिया की बात हो अथवा अपने घरेलू उपभोग की बात हो तो हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने जो फूड सिस्टम है, खाद्य प्रणाली है, उसको अधिक न्याय संगत, सशक्त और समावेशी बनाए लगातार काम करना होगा। और लोगों को साथ में लाकर और भी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से जो भी नीति निर्माता है उनके द्वारा नीतियों को और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना होगा। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।